लॉ में सबसे पहला आइडिया दोस्तों जब भी हमारे सामने सब्जेक्ट का आता है, सबसे पहली चीज जो हमारे मन के अंदर हमें दिखती है, जानते हैं आप वो क्या है? वो ये है कि लॉ के अंदर हमको बड़े बड़े आंसर सेक्शंस के साथ, केस जो पुराने केसेस हैं उनके साथ, उनके जजमेंट के साथ, उनके रेफरेंसेस के साथ लिखने होते हैं। तो क्या वाकई में ये पैटर्न सच है? क्या ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम आंसर में सेक्शन नंबर नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे? क्या ये सच है कि हम अगर क्वेश्चन के अंदर पुराने केस स्टडीज को नहीं लिखेंगे तो हमें आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे? तो इज इट एक्चुअली राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यू नो, अगर हम एक बात समझ सकें कि हम एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच की बात कर रहे हैं, हम लॉयर और जज के बीच की बात नहीं कर रहे दोस्तों। दिस इज नॉट माई स्पीच, दिस इज द क्लियर कट एक्सप्रेशन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अगर आप एक वकील होते और आप एक जज के सामने अपनी दलीलें पेश कर रहे होते और आप वेग बोलते, राइट, कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आप कोई रेफरेंस ना बताते कि ऐसे सेक्शन में ये लिखा है, तो शायद जज साहब आपकी बात ना सुनते, और सुनते तो शायद उसकी रेलेवेंस ना रहती। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे एग्जामिनर, आप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाइए मेरे सामने, कभी वो आपसे ये नहीं पूछता एक्सप्लेन सेक्शन 54। कोई भी क्वेश्चन ढूंढ लीजिए इम्तिहान में, कोई भी क्वेश्चन पेपर, यहां बहुत महानुभाव लोग इस समय हैं, किसी भी क्वेश्चन पेपर में कोई ये नहीं पूछता राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन सेक्शन नंबर 54। वो सवाल क्या पूछेंगे आपसे? एक स्टोरी वो लिखकर आपको देते हैं, और उस स्टोरी के अंदर कहानी जैसे भी मूव करती है वैसे आपको समझकर उसका आंसर करना पड़ता है। अब उस क्वेश्चन की आखिरी लाइन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, वेदर रमेश विल बी एबल टू बिकम डायरेक्टर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अजय कैन टेक कॉम्पेंसेशन और नॉट। यही तो वो क्वेश्चंस हैं, यही तो वो सवाल हैं जो एग्जाम में आपके पास आते हैं। किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास ऐसा नहीं होगा कहीं पर भी कि वो आपको सीधे सेक्शन पर हिट करें। ना ही वो आपसे ये पूछते कि सन 1947 में इस कोर्ट के डिसीजन में इस वर्सेस इसमें क्या हुआ था। यस, आई एग्री दैट इट कैन कम इन LLB, it can come in LLM, it can come in other law graduate and postgraduate papers. But my friend, we are commerce students. Law is only a part of the whole curriculum we have. We need to answer whether, for example, Ajay can become director or cannot become director. If he can become director, we need to explain why we are saying that he can become director. We'll write some points proving it. And if he cannot become director, we'll be writing obviously why are we saying that he cannot become director. In any case, in any case, we need to understand that we need to answer a story, a case problem. वो जो सिनेरियो है उसमें हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए, being a cost accountant or other professional that comes in exam. तो मैंने ये इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया ताकि आप थोड़ी सी बात समझ जाएं व्हाट इज द एजेंडा ऑल अबाउट। विल आंसर ऑल योर क्वेरीज ऑल्सो कि सेक्शन लिखना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन कितने पेज में लिखना चाहिए, वी शुड राइट पैराग्राफ और पॉइंट्स, और वी शुड राइट केस स्टडीज और नॉट, केस लॉज और नॉट, वी शुड राइट आंसर इन वन शीट और अ कपल ऑफ शीट्स। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, बस आपको हल्का सा थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मेरे एजेंडा में आई हैव कपल ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू। सबसे पहले आई विल टेल यू व्हाट द CMA इंस्टीट्यूट इज आस्किंग अस टू डू फॉर थ्योरी प्रिपरेशन। उसके बाद आई विल टेल यू द आंसर ऑफ मैनर ऑफ राइटिंग आंसर्स, एंड देन आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग ऑल दिस इश्यूज। बी विद मी, कंटिन्यू विद मी, राइट। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर क्या बोला है, राइट। लेट मी शो यू। यस दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो, सो वी आर ऑन दी CMA इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट, राइट। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है दोस्तों आपके लिए। अब आपको मैं बता दूं, CMA इंस्टीट्यूट में की जो वेबसाइट है उसमें आप स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पेज पर आप जाएंगे, फिर उसके बाद आपको
यहां पर एग्जामिनेशन का टैब मिलेगा। एग्जामिनेशन के टैब में देखिए ये सबसे पहला ऑप्शन ही आपके सामने है, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैं कर्सर यहां पर लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए, ये पॉइंटर गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स। अब ये गाइडलाइन मुझे उम्मीद है आप में से बहुत लोगों ने देख रखी होंगी, हो सकता है बहुत लोगों के मन में ये चल रहा हो कि ये बताने के लिए ये लाइव आए हैं, बताओ ये तो हमें पता है। कोई बात नहीं ना दोस्तों, मेरे पिटारे में बहुत कुछ है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे पहले मैं यहां पर दिखा दूं कि एग्जामिनर ने क्या लिखा है आपके लिए। लेट मी शो यू कि क्या क्या चीजें हैं जो उन्होंने आपके लिए बताई हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर क्या क्या हेडिंग्स हैं, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको और अच्छा नजर आएगा। यस दोस्तों, लेट्स हैव लिटिल मोर। 200% कर लिया हमने। अब 200% करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं हेडिंग्स। इन्होंने गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट लिखा, और गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट में दोस्तों सबसे पहले है जनरल गाइडलाइन, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, अभी आज के एजेंडा में वो नहीं है तो आई एम नॉट कवरिंग देम। उसके बाद वी हैव गाइडलाइन अबाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स में होते हैं वो सॉल्व करने हो तो आप कैसे तैयारी करें। अब मैं आपको लेके चलता हूं थ्योरी क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि सीएमए इंस्टीट्यूट थ्योरी क्वेश्चंस के प्रिपरेशन एंड उनकी आंसरिंग को लेके क्या कहता है। लेट मी शो यू। आंसर टू द पॉइंट एंड बी ब्रीफ। बहुत अच्छे से देखिएगा वो क्या कहते हैं। आंसर टू द पॉइंट एंड बी ब्रीफ। जानते हैं इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन ही आपके आधे से ज्यादा सवालों का जवाब दे देती है, क्योंकि अक्सर पता है आपको ऐसा लगता है कि 8 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मैं अगर उसमें 4-5 पेज न लिखूं या 3-4 पेज न लिखूं तो तब तक तो कुछ संतोष सा, कुछ सुकून सा ही नहीं मिलेगा। यू नो, आई डू नीड टू राइट दी आंसर वेरी लॉन्ग, अगर वो 8 नंबर में या 10 नंबर में आ रहा है तो, है ना? ऐसा नहीं है दोस्तों। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर में आपको टू द पॉइंट ही लिखना चाहिए। अगर उसने आपसे पूछा है रमेश डायरेक्टर बन सकता है या नहीं, तो आप पहली लाइन में आंसर लिखिए। मैं भी लिख के दिखाऊंगा आपको पूरा आंसर। पहली लाइन में आंसर लिखिए कि रमेश डायरेक्टर नहीं बन सकता, रमेश कैन नॉट बिकम डायरेक्टर बिकॉज ही इज नॉट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 इफ यू रिमेंबर। और नीचे आप लिख दीजिए दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम, व्हाई ही कैन नॉट बिकम डायरेक्टर। राइट? आपको और याद हो तो सेक्शन 164 थोड़ा सा समझा दीजिए जिसके बारे में बात चल रही है। लेकिन मैंने देखा है, I've taken lot many tests in the face-to-face lectures, बच्चा क्या करता है, आंसर लिखते समय से लिखता है let us first understand what do we mean by director, how the person becomes director। अब आप ये सोचिए कि अगर एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा ही नहीं है कि डायरेक्टर कैसे बनते हैं और डायरेक्टर क्या होता है, तो ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको डायरेक्टर क्या होता है और वो कैसे बनते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप में से जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं अभी लाइव में या बाद में सुनेंगे, हो सकता है कि आपको मेरी बात से सहमत ना हो, आपको लगता हो कि नहीं, वी शुड राइट व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टर एंड हाउ डज अ पर्सन बिकम डायरेक्टर, सो यू कैन राइट। राइट? दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच आई एम डिस्कसिंग, दिस इज माय शो। प्लीज 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 राइट, इट्स नॉट द यूनिवर्सल ट्रुथ, दिस इज माय पॉइंट, दिस इज माय ओपिनियन। मैं बस ये चाहता हूं कि आप अगर सही से नंबर लाना चाहते हैं, 60+ डैम श्योर होके स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए ये बात समझने की कि ये जो लाइन पहली है मैं नहीं लिख रहा, ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने लिखी। आगे पढ़ के दिखाऊंगा आपको तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एग्जामिनर सामने आके बता रहा भाई क्या करना है। अब जरा देखना एग्जामिनर ने आगे क्या लिखा है। वैल्यूएटर मतलब जो पेपर चेक करेगा, do not have ample time to read your answer paper thoroughly. They will abundantly make use of scanning technique, and you know this is something not I have written, this is published on the institute's official website. I've logged on to that website आपके सामने। अब आप देख लो, मैंने नहीं लिखा ये, सीएमए इंस्टीट्यूट स्वयं ये कह रहा है कि आपको कोई भी आंसर आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखना है भैया, मार्क्स का हिसाब से नहीं लिखना है, टू द पॉइंट। राइट? पहला सवाल का जवाब हुआ, I'll write the answer, I'll show you how to write the answer। अभी हम उस पर भी आएंगे, I'll write practical live with you।
ठीक है, दूसरा पॉइंट जरा मैं आपको दिखाऊं, प्रेजेंट योर पॉइंट्स एज अ लिस्ट वेयर एवर पॉसिबल। बच्चा क्या करता है, सपोज करिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सपोज ऐसे क्वेश्चन आया, तो फीचर्स में, एडवांटेजेस में, डिसएडवांटेजेस में तो आप 1 2 3 लिखते ही हो, राइट, यू ऑलवेज राइट, बिकॉज उनका पैटर्न ही ऐसा है, यू हैव टू राइट 1 2 3। बट सपोज करिए कि अगर आंसर ऐसा है जिसमें 1 2 3 का स्कोप नहीं है, उसमें भी पॉइंट्स बनाकर ही लिखिए भाई। अगर सपोज करिए एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा, एक मिनट बस, अगर एग्जामिनर ने मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछा कि भाई कैसे, एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा हाउ एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर कैन कंटेस्ट इलेक्शंस टू बिकम अ डायरेक्टर। एक शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए इलेक्शन कैसे लड़ सकता है। अब इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं लाइव अभी दिखाऊंगा, आप प्लीज इंतजार करिए। बस मैं एक एग्जांपल बतौर आपको बता रहा था। जनरली पीपल स्टार्ट राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स। A shareholder can become director simply by filing a contesting candidature. He can file his candidature at least 14 days before the date of general meeting. He can do this, he can do this, he can do this. लंबी रेल चला देते हैं आप लोग पैराग्राफ में। अरे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये मत लिखिए, जो भी आपको ठीक याद आता है आप सब लिखिए। बस क्या करना है आपको, हर छोटी बात अलग पॉइंट बनाकर लिखनी है। Yes, it is possible that shareholder can become director, full stop. Point 2. He should file his candidature at least 14 days before AGM, full stop. He should deposit 1 lakh rupees security deposit, full stop. Right? Simple, short, sweet sentences. Crispy, crunchy होने चाहिए आपके छोटे छोटे वाक्य। अरे दोस्तों, जितना बड़ा घर होगा उतनी ज्यादा सफाई, और जितना लंबा सेंटेंस लिखेंगे उतनी ग्रामर की चिंता। मैं नहीं कह रहा आपकी अंग्रेजी खराब है, आप तो टॉप नॉच, बिल्कुल शेक्सपियर आपके अंदर बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, जो इंस्टीट्यूट कह रहा है लिस्ट में लिखिए, लिस्ट में लिखिए, लिस्ट में लिखिए। बच्चा कह रहा क्या जरूरत है, कौन देख रहा है। अब भाई आपका दिल है भाई, नंबर तो आपके आने, मेरे थोड़ी, मैं तो हो चुका। क्लियर, आगे पढ़ो। दिस विल इंक्रीज द चांसेस, लाइन में हाईलाइट कर दूं फिर पढ़ना। देखो तुम्हें सीएमए की कसम है, आगे मत जाना पढ़ने, मेरे साथ साथ चलना बिल्कुल। दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ द पॉइंट बीइंग रीड बाय द वैल्यूएटर। नंबर द पॉइंट्स न्यूमेरिकली इंस्टेड ऑफ अल्फाबेटिकली। अब आप ये बताओ बात सही है कि नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। जब आप ऐसे आंसर लिखते हो, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप ऐसे आंसर लिखते हो ए, और उसके आगे आपने लाइन लिखनी शुरू कर दी, शेयर होल्डर कैन बिकम, जो भी आपको लिखना है, और एक लाइन आप लिख रहे हैं ऐसे, शेयर होल्डर। तो जो विजिबिलिटी है ना दोस्तों, वो ध्यान से देखिएगा, विजिबिलिटी किसकी ज्यादा है, न्यूमेरिकल पॉइंटर्स की। ये जो बुलेट्स आप बनाते हैं, जो पॉइंट्स आप लिखते हैं, जो अलग अलग फ्रेजेस में आप बातें लिखते हैं अपने आंसर के अंदर, उनको न्यूमेरिकल 1 2 3 करिए। और ये बात कोई मैं थोड़ी बता रहा हूं, आप देखिए, मैंने कोई कमाल थोड़ी कर लिया यहां पर आपको बता के, ये तो जग जाहिर बात है कि यहां पहले से लिखी है। कोशिश करिए प्लीज थोड़े से इस बात को समझने की कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे हो, कहीं भी आपने कोचिंग ली हो, कोई भी अटेम्प्ट का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, लो तो वही है ना, आंसर की डिमांड क्या है, सही आंसर। अब लंबे लंबे पैराग्राफ में आपका सही आंसर छिप जाता है, इवैल्यूएटर उसे देख ही नहीं पाते, वो उस सही लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते और आपके नंबर कट जाते हैं। फिर आप कहते हैं मैंने तो सही लिखा था। आपको भी शायद ढूंढने में टाइम लगे 2 महीने बाद, जब आपको आप ही की नोटबुक दिखाई जाएगी तो, है ना। देखो आप, दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ द पॉइंट बीइंग रीड बाय द वैल्यूएटर। नंबर द पॉइंट्स न्यूमेरिकली इंस्टेड ऑफ अल्फाबेटिकली। समझे आप, बिल्कुल क्लियर। अब सुनो अगला सवाल। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चंस। कुछ सवालों में एक शब्द होता है डिस्क्राइब एंड डिस्कस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कौन सा वर्ड होता है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस। डिस्क्राइब एंड डिस्कस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें वो क्या कह रहा है, लॉन्गर नैरेटिव आंसर्स लिखिए।
लॉन्गर और नेगेटिव आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है? पैराग्राफ में विद अप्रोप्रिएट हेडिंग्स। अब आपको बताऊं मैं, आप क्या करते हैं, आप पैराग्राफ जरूर लिखते हैं, आप अप्रोप्रिएट हेडिंग्स नहीं लिखते। अब आप देखो और क्या करेगा इंस्टीट्यूट, इतनी तो बेचारा वो आपको आके सब कुछ बता रहा है, A to Z चीजें वो आपको बता रहा है आके, सर इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब आप सोचिए, इंस्टीट्यूट एक से लेकर आखिरी तक सब कुछ आपको आकर बताता है कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और आप कह रहे हैं साहब हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो नंबर बहुत कम आए लॉ में, तैयारी तो हमने बहुत करी थी, न जाने क्या हुआ हमारे साथ, हमारे मार्क्स एक्चुअली ना कम रह गए। अरे भाई अब आप ये सोचो कि कम नहीं रह गए, आपने उनकी सुनी नहीं जिन्होंने नंबर देने थे आपको। जो लोग आपको नंबर देना चाहते थे वो कह रहे थे तू ये कर दे मैं नंबर दे दूंगा, आप कहते नहीं मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिल है, नंबर नहीं चाहिए मुझे, राइट, मुझे तो अपनी चलानी है, तो चला लो अपनी, कट जाएंगे नंबर, है ना, कोशिश करिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपने हाईलाइट देख लिया ना, पैराग्राफ विद अप्रोप्रिएट हेडिंग। तो क्या करना है सर, कैसे हेडिंग बनेगी? दोस्तों हेडिंग का तो देखो ऐसे है, आपको बस इतना करना है कि जब भी आप कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिखें तो आप बड़ा पैराग्राफ लिखने के बजाय छोटे छोटे पैराग्राफ कर दें, उसे बांट दें आप, और उसमें जो आप लिख रहे हैं उसका कोई भी एक कीमती वर्ड उसके ऊपर लिख दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां बैठकर सोचें क्या होना चाहिए टाइटल इस टॉपिक का, क्या होना चाहिए टाइटल मेरे इस पैराग्राफ का। पता चला 3 मिनट तक बच्चा कलाकारी करने के चक्कर में यही सोच रहा है कैसे होगा। ऐसे नहीं चल सकते आप, ये तो गड़बड़ है। आपको कोशिश करनी चाहिए ये समझने की कि कोई भी एक अच्छा वर्ड वहां पर लिख देंगे तो काम चल जाएगा। प्रेजेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस फ्रीक्वेंटली। अब ये लाइन देखो यहां लिखी है, पता है आपको, क्लास में लेक्चर के दौरान मैंने एक बच्चे से ये कहा, मैंने कहा भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन 10 नंबर में आया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यहां फाइनल वाले बैठे होंगे वो जानते होंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अपना क्वासी, वो 10 नंबर में आया, 5 प्रकार का होता है। बच्चे अगर आप 5 क्वासी होते हैं, हमने 5 समझा दिए, 10 नंबर में और क्या लिखे? मैंने कहा भाई 5 होगा, एक एग्जाम्पल लिख दे। अब ऐसे कैसे एग्जाम्पल, कुछ भी लिख दूं? अब हमने कहा भाई कुछ भी क्या लिख दूं, मतलब आप क्वासी का एग्जाम्पल उसमें लिखा है फाइंडर ऑफ गुड्स, तो लिख दो उसमें सपोज अ गोल्ड चेन वाज फाउंड ऑन द रोड, है ना। इसको लिखने में क्या प्रॉब्लम है आप बताओ? बच्चे के मन में कई बार ऐसा होता है। सर आप लोग जितने यहां बैठे हैं ना इस समय, आप सबसे मैं पूछता हूं, आप बताओ, अभी कमेंट बॉक्स में मत लिखना, अभी मेरी बात सुन लो, फिर करेंगे क्वेरी सेशन, कहीं अपने पास लिख कर रख लो। आप मुझे सोच के बताना थोड़ी देर बाद कि कभी क्या अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमसे ये कह दे कि क्वासी समझाओ, कोई हमसे ये कह दे कि डायरेक्टर का मतलब समझाओ, तो मतलब कम समझा पाते हैं हम, उसका एग्जाम्पल हमें अच्छे से आता है। कोई हमसे ये कह दे कि जरा बताओ CGCSR क्या होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो हमें एकदम से याद आ जाएगा वो जो अस्पताल बनवाया ना रिलायंस ने वो CSR है, वो जो ई चौपाल बनवाई है ना ITC ने वो CSR है। हमें एग्जाम्पल देना बड़ा आसान लगता है। तो कैलकाटा योर इंस्टीट्यूट इज आस्किंग यू टू गिव एग्जाम्पल्स, यू आर सेइंग नो आई कैन नॉट। ये तो कैसे चलेगा ना, आपको सोचना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा मामला। आपको मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा अपना, लेकिन आप राघव एकेडमी के पेज पर हमेशा रोज बिल्कुल कसम खा लें बिल्कुल कि रोज आप एक बार राघव एकेडमी के पेज पर आएंगे, आईडी पे नहीं, पेज पे, जिस पर आज हम नहीं आ पाए शायद, राघव एकेडमी के पेज पर आप आइए और रोज आपको जानकारी कोई नई ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। पता तो रहेगा आपको, आप टच में नहीं रहेंगे तो फिर बात कैसे पड़ेगी। मैं ये बता रहा था कि एग्जाम्पल लिखना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम्पल से आप अपनी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। सपोज करिए कि किसी टॉपिक का मीनिंग और फीचर आप नहीं भी समझा पा रहे, लेकिन पहली लाइन ही फॉर एग्जाम्पल करके स्टार्ट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? पूरी कहानी समझाइए और एंड में लिखिए दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्वासी। बिल्कुल गलत नहीं होगा भाई। 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नहीं देगा ना, 4 देगा, 3 देगा, 2 देगा, 1 देगा, 0 तो नहीं दे सकता, आई कैन बेट। लेकिन हमें तो छोड़ने की आदत है, हम तो डर जाते हैं। अब जरा आगे पढ़ना, अंडरलाइन कीवर्ड्स इन योर आंसर, दिस इज अ मस्ट टू एनहांस ऑफ योर पॉइंट बीइंग नोटिस्ड बाय द इवैल्यूएटर। अंडरलाइन करना तो चाहते हैं हम, बड़ा दिल करता है हमारा अंडरलाइन करने का, लेकिन हम पता कब अंडरलाइन करते हैं? पूरा आंसर लिखने के बाद जब पेपर खत्म हो जाता है, फिर हम वापस लौटना चाहते हैं कि मैं हाईलाइट बाद में करूंगा। किस पे टाइम रखा, कॉपी छिन जाती है पेपर पूरा होने से पहले। तो पेपर पूरा नहीं होता दोस्तों, एंड वो कॉपी छिन जाती है हमारे से, वो टाइम हमारे पास बचता ही नहीं। वी आर राइटिंग आंसर्स
एंड ही टेक्स द कॉपी अवे, वो छीन के ले जाता है। वो क्या करे, बिल्कुल ऐसे लिख रहे होते हैं हम जैसे आज ही सारा का सारा उड़ेल देंगे ज्ञान अपना पेपर के अंदर, सब आ गया हमें याद। पेपर जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा होता है, पेपर खत्म होने का 10 बजे से 1 बजे तक है शायद इंटर का पेपर दिसंबर में, और 2 से 5 है फाइनल का पेपर। तो जैसी 1 बजने वाला होगा, फिर देखो आप, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था और तुम्हारा दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलने लगेगा पेपर वाले दिन, देखना। और पेपर वाले दिन कम चलता है, पेपर वाले उस आखिरी 1 घंटे में ज्यादा चलता है आपका दिमाग। अरे दोस्तों क्या करते हो आप, जब शुरू से आंसर को लिख रहे होते हो तब आपने धीरे धीरे हाईलाइट करना है, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे देखो इस लाइन से क्या सीखा हमने, डोंट वेट फॉर योर आंसर नोटबुक टू बी ओवर एंड देन यूल हाईलाइट इन योर एम्पल टाइम। कहां है एम्पल टाइम, जो आंसर जब लिखो उसमें जो तुम्हें काम की बात लगे वहीं हाईलाइट करते रहो, कोई सजावट की जरूरत नहीं है। सजावट से नंबर नहीं मिल रहे, राइट आंसर से नंबर मिलते हैं, एग्जैक्ट आंसर से नंबर मिलते हैं। अच्छा भाई आगे देखो, टेबुलेट द कंपैरेटिव पॉइंट इन अ कॉलब्रर फैशन व्हेन यू आर आंसर क्वेश्चन आस्किंग फॉर कंपैरिजन। अब बताऊं क्या होता है, जितना भी डिफरेंस वाला पेपर है, क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए आपसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, उसने एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा, एक्सप्लेन शेयर होल्डर वर्सेस डायरेक्टर। ये तो क्वेश्चन दोनों में है ना, इंटर में भी फाइनल में भी। फाइनल में तो खैर कोई क्या पूछेगा आपसे, वो बहुत कुछ है उसके पास पूछने के लिए। अभी मैं आऊंगा केस स्टडीज पर, पक्का आऊंगा, बेफिक्र रहिए, राइट, जुड़े रहिएगा। एक्सप्लेन शेयर होल्डर वर्सेस डायरेक्टर। अब एक्सप्लेन शेयर होल्डर वर्सेस डायरेक्टर में आपको अगर डिफरेंस वाला पॉइंट लिखना होगा तो आपको लगता है 1 यहां लिखेंगे, फिर 1 यहां लिखेंगे, फिर 2 यहां लिखेंगे, फिर 2 यहां लिखेंगे, फिर 3 यहां लिखेंगे, फिर 3 यहां लिखेंगे। और कई लोग तो बेसिस भी बनाना चाहते हैं, यहां पर बेसिस लिखेंगे। अब ये हो जाता है बड़ा क्यूम्बरसम फॉर्मेट, बड़ा मुश्किल सा डिजाइन, समझ ही नहीं आता कैसे करें इसको। तो मेरी बात बताऊं आपको, आप करो ऐसे ही। अगर आपको पॉइंट्स याद हैं डिफरेंस वाले, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा तरीका है ना लोगों का लिखने का, इट हैज 2 पार्टीज, इट हैज 3 पार्टीज, इट हैज 2 कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज 3 कॉन्ट्रैक्ट, इट डज हैव दिस, इट डज नॉट हैव दिस। ये बचकाने डिफरेंस हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं भी लिखोगे तो। सम एंड सब्सटेंसेस, काम की बात क्या है। अगर आपको एग्जैक्ट 1 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 2 नहीं समझ आ रहा, नहीं याद आ रहा, तो भी कोई बात नहीं, आप तो अपना पैराग्राफ यहां पर लिखो, बिल्कुल शेयर होल्डर के बारे में सब कुछ यहां लिख दो, जो जो आपको याद आए। और जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऑपोजिट सामने लिखो, डायरेक्टर के बारे में जो जो याद आ रहा है वो आप यहां लिख दो। पता आपको बात, मैं आपको बताऊं 1 मिनट, प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग ना टॉप बनना चाहते हैं, नंबर 1। हम सब चाहते हैं कि हम वैसा आंसर लिखें जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है, बिल्कुल 100 में से 150 आए हमारे, 100 में से 150। मेरी गणित कोई कमजोर नहीं है, आप ध्यान से सुनना, 100 में से 150 का मतलब है कि हम इतना बढ़िया लिखें कि एग्जामिनर काटने की सोचे नंबर और काट ना पाए, 100 में से 100 आए। मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन मेरे को बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप, आवश्यकता क्या है इतनी चिंता करने की। आपको पेपर में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 1 शॉट में अटेम्प्ट क्लियर करें, इस बात की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। मैं जो कहने जा रहा हूं ये बहुत संगीन और बहुत गंभीर बात है दोस्तों, मेरी बात सुनना। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे वो मेरी बात सुन। राघव एकेडमी में सारे सब्जेक्ट्स में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, सारे के सारे चैप्टर्स आपको हर कोर्स में मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कम पढ़ो, मैं नहीं कह रहा कम का अटेम्प्ट का देकर आना, मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान सुनिएगा। पेड़ में आम लटक रहे हैं, आम पेड़ समझते हैं आप, द ट्री, इंग्लिश द ट्री, उसमें आम लटक रहे हैं, द मैंगोज। और आपकी हाइट हल्की सी कम है और मैंगोज थोड़े से ऊंचे हैं, तो आप जंप करना चाहते हैं। अब आपने एक बार जंप करा तो 2 आम निकल कर आ गए, दूसरी बार आपने जंप करा 4 आम निकल कर आ गए। आपने तो कसम खा रखी है बिल्कुल, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर भरा पड़ा है, बिल्कुल फूले हुए हैं आप मोटिवेशन से। आपको तो पेड़ के सारे आम निकालने, 100 में से 100 आम चाहिए आपको।
आपका 60 से पेट नहीं भरता, आपको 70 से कोई खुशी नहीं होती, आपको तो 100 ही चाहिए होते हैं। इतना ऊंचा उछलना चाहते हैं हम, इतना ऊंचा ऊपर जाना चाहते हैं कि वो धड़ाम से जब हम नीचे गिरते हैं ना, 100 में से 16 आते हैं, तब हम पूछते हैं मास्टर से आके अगली बार क्या करूं। तो पहली बार ही पूछ लेते आप। मैं माफ कीजिएगा, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि लॉ भारी होता है, और न मैं ये कह रहा आपसे कि आप मत पढ़िए लंबे लंबे आंसर्स या मोटी मोटी किताबें। बिल्कुल 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 टू द पॉइंट आप बात लिखिए। जितनी आप अपने आप को अगर समझाते, अपने दोस्त को पढ़ाते, आप उसको सामान्य भाषा में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तमाम लोग तो साहब रटे पढ़ रहे हैं। वो क्या है, आपने देखा कंसिडरेशन की डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और any person on behalf of promisee does or abstains from doing something, has done or has abstained from doing something, will do or will abstain from doing something, such act or abstinence is called consideration। कैसी आग लग रखी है दोस्तों। हो सकता है मेरी बातें आपके दिल को चुभे, लेकिन मेरी बात आप समझने की कोशिश करिए। ये रट लिया आपने और ये लिख दिया आपने, क्या हुआ इससे? एग्जामिनर को भी पता है रटकर पीकर आए होगे, और पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखो और दिखाओ मुझे 5 में से 5 आती हो, तब भी 3 ही देगा वो। हिंदुस्तान के एग्जामिनर्स मुझे माफ करें, लेकिन ये सच है कि थ्योरी में मार्क्स थोड़े बहुत कटते हैं। क्यों? क्योंकि परसेप्शन ऐसा है कि या तो सही है तो रट कर आया होगा, और अगर सही नहीं है, आंसर सही है, लैंग्वेज मुश्किल है, तो बच्चे ने नॉर्मल लिखा है, टॉप नहीं लिखा। तो जब 5 में से 4 ही आनी है, जब 5 में से 3 ही आनी है, तो टेंशन किस बात की? हमें नहीं चाहिए 100 आम। ये तो आपको आंख खोल के देखना ही पड़ेगा कि आपको पेपर में इतने नंबर लाने हैं कि हमारा ग्रुप श्योर शॉर्ट 1 अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। माफ कीजिएगा, लेकिन पास परसेंटेज कोई 100 नहीं है। आई विल शो यू पास परसेंटेज ऑल्सो टुडे। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप बिल्कुल भी लॉ को ना क्रिटिकल ना बनाए, ऐसा चिंताजनक ना बनाते कि हाय हमारा क्या होगा, है ना। जो आपको ठीक लग रहा है, जो आपको याद आ रहा है, वो लिख दीजिए और नंबर आ जाएंगे। अब देखिए आप, अवॉइड राइटिंग लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दैट टेक अप योर एज वेल एज वैल्यूएटेड टाइम। अब बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं जो अजीब है, जो खराब है, जो बुरी है, जो नहीं है? नहीं, ये तो वो है जो पहले से कलकत्ता ने लिख रखा है अपनी वेबसाइट पर। Avoid writing long and descriptive answer that take up your as well as valuated time। और पता आपको, इससे भी खतरनाक लाइन आगे है, आगे देखना जरा। ये जो लंबे आंसर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये एग्जामिनर का पेशेंस टेस्ट करते हैं। जरा देखना, दे टेस्ट द पेशेंस ऑफ वैल्यूएटर एंड इट इज रिस्की टू डू सो। अब बताओ, इनसे करो जंग तुम, इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट कहता है तब तो समझ लो, मैं कहता हूं लंबे आंसर मत लिखो, लोग कहते हैं सर देखो अब लंबे आंसर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे ना, तभी तो ऐसा होता है कि नंबर हमारे कम आते हैं। हमारी ना दीदी कह रही थी, हमारे ना भैया कह रहे थे, तो दीदी भैया कल्चर ना खत्म करना पड़ेगा आपको। आपने मुझे पैसे दिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे सेशन में बैठे हैं, आप मेरी बात समझिए। 15 साल से पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसमें से 11 तो सिर्फ और सिर्फ सीएमए में है। दोस्तों, राघव एकेडमी का पेज, मैं बार बार आपको मेरी बात विज्ञापन लगे तो लगे, मैं क्या करूं? यू नीड टू गो टू राघव एकेडमी डेली, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइसेस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पता चला रोहिणी से रोज आ रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा हमारे पेज पे रोज आए, उसे पसंद का बटन दबा दें, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है वो जरूर करें, तो आपको ये बातें पता रहेंगी। अब आप जरा देखिए, ये कितनी करेक्ट और कितनी सही, कितनी टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि लंबे आंसर लिखोगे, एग्जामिनर का पेशेंस जो है वो टेस्ट मत करो। लंबे आंसर लिखकर टेंशन दे रहे हो तुम उसको। आगे पढ़ना, When you forget some points, अब जरा ध्यान से देखो तुम, ये तो सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा बस ये तो हमें अमृत मिल गया, यही है सबसे बढ़िया चीज। When you forget some points, because it happens, we do forget points, हम भूल जाते हैं, सच है ये बात। अरे हम कोई मेमोरी बूस्टर थोड़ी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हर बच्चा
हर सवाल का आंसर जानता है, लेकिन वो क्या होती है, वो मेमोरी ट्रिक्स और टेक्निक्स रटे रहता है बार बार। ये अरे आप क्या कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकते? सपोज एक सेक्शन है 164, उसके सेक्शन के ऊपर आप मेरी किताब में पढ़िए, कम से कम आपको मिलेंगे 15 सवाल। वो सारे सवाल आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने वो सारे सवाल सॉल्व कर लिए तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कि मोहन डायरेक्टर क्यों नहीं बन सकता। हम क्या कर रहे हैं, वो एक लाइन रट रहे हैं हम, जिसके अक्षरों को जोड़ जोड़कर हम एग्जाम में पॉइंट बना लेंगे। ईश्वर और आप मुझे माफ करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका गलत है, बस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक मिनट फ्रेम में आ जाऊं फिर आपसे पूछूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको अपना मोबाइल नंबर याद रहता है और बैंक का 3 डिजिट का लॉकर आप भूल जाते हैं, एटीएम की 4 डिजिट की पिन आप भूल जाते हैं, क्यों? 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद रहता है आपको, 10 अंकों का, अच्छा 5 ही हुए, 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको याद रहता है। यू ऑलवेज रिमेंबर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, बट यू फॉरगेट व्हाट? 4 डिजिट पासवर्ड, 4 डिजिट पिन और 4 or 3 digit locker number of your bank. Why? Because you don't use it daily. That is the big issue. आपको ये अच्छे से याद होता है। आप किसी आदमी को नशे में जब गाड़ी चलवाते हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नशे में गाड़ी चलाना, मैं बस ये बोल रहा हूं कि जो डिफॉल्टर ऐसा करते हैं उन्हें चलाते समय भी पता होता है कि ब्रेक कहां है, क्लच कहां है, गियर कहां है। एक आदमी को आंख बंद करके खाना खिलवाइए, आंख बंद करके, तब भी वो ना मुंह में ही जाएगा उसका हाथ। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो बार बार करोगे ना आप, वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये जिस सॉफ्टवेयर पर हम बोल रहे हैं और ये जो फेसबुक लाइव हम करते हैं, व्हेन राघव एकेडमी डिड इट फर्स्ट टाइम, जब मैं पहली बार आया तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर ऑल दोज ऑप्शंस, कहां क्लिक करना है, कैसे करना है। लेकिन आप बार बार एक काम करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली याद करने लगोगे। कोई प्रैक्टिकल की किताब थोड़ी आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आंसर्स को मेमोराइज मत करिए। क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन खूब करिए, आप करते रहिए लगातार, हो जाएगा सब कुछ। आप क्वेश्चन करते नहीं हो, आप करते हो थ्योरी। सेक्शन रट रहा साहब आदमी बैठ के, लगातार सेक्शन रट रहा है। अरे सेक्शन रट के क्या होगा? वो साहब ये पॉइंट्स बन गए, अब हमें याद हो गया और वो हमने वहां पर पेपर में लिख दिया। इट डजंट साउंड गुड, यू नो। व्हाट आर वी बिल्डिंग? वी आर बिल्डिंग गुड प्रोफेशनल्स, है ना। खैर, ये बात देखिए आप, अगर आपको याद ना आ रहा हो कुछ तो आपको कुछ नहीं करना, आप जगह छोड़ दीजिए, फॉरगेट सम पॉइंट्स, लीव सम स्पेस और नया आंसर शुरू कर दो। अब बच्चा बैठ के बाद 10 मिनट यही सोचता रहे क्या आंसर था इसका। मेरे को याद तो आ रहा है 4 पॉइंट्स थे, लेकिन 2 याद आ गए, मेरे को 2 याद नहीं आ रहे। अरे छोड़ ना, 2 तो लिखे, कुछ तो मिलेगा। इट्स लाइक रिचार्जिंग योर बैटरी। 1% है तो सपोज यू वर गेटिंग 59, यू गॉट जस्ट 1 more point, 1 more mark by writing that one line, you got 60, you got good exemptions. अगला देखें आप, ये लाइन है सबसे कीमती। जितने भी लोग सुन रहे हैं सब अपनी आंखें इस पॉइंट पर ले आए। लॉ में सबसे कीमती बात अब आई आपके सामने। इन केस ऑफ लॉ, if you are sure of the case law in section, provide these in answers. But in case of ambiguity, you may avoid, as a wrong quote is likely to have penalty. The same is true in case of statistics for economics subject. Forget about economics for this session at least, please. आप प्लीज देखिए कि केस लॉ एंड सेक्शंस तभी लिखिए जब याद हो। तो सर हम तो याद करके ही नहीं जा रहे, आपने तो मना कर दिया। तो मैं तो यही मान रहा हूं ना, हमने याद करे थे, भूल गए, भूल जाओ। क्या यहां ये लिखा है कि अगर सेक्शन नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे? क्या यहां ये लिखा है कि अगर नंबर नहीं लिखोगे तो सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे तो नंबर ही नहीं आएंगे? क्या यहां ये लिखा है कि अगर केस लॉ नहीं लिखोगे तो हमारे नंबर में 10 में से 0 आएगा? नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहां पर। आप बता दो मोहन डायरेक्टर बनेगा कि नहीं, वो बल्ले बल्ले, बात खत्म, कुछ और नहीं पूछ रहे वो आपसे, समझे आप देखिए फाइनल स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, एप्लीकेशन एरियाज एंड गुड क्रिटिसिज्म। अब मैं उनसे कहता हूं आप लिखिए, फाइनल वालों आप ध्यान सुनना। सपोज उसने पूछा व्हाट डू यू थिंक, राइट योर ओपिनियन। अब मैंने एक बच्चे को बोला तू आंसर ऐसे लिखियो, आई इन माई ओपिनियन।
आई वुड सजेस्ट, आई रिकमेंड। बच्चा अगर मैं आई कैसे लिख दूं, अरे बे ये सोचो उसने यू कैसे लिखा। आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक मिस्टर राम विल बिकम डायरेक्टर, तो आपको आंसर क्या लिखना चाहिए? आई थिंक, या आई सजेस्ट, या आई रिकमेंड। क्या प्रॉब्लम है आई लिखने में? दे आर आस्किंग योर ओपिनियन ओनली, योर फाइनल स्टूडेंट। जो महीने बाद आपके सिग्नेचर चला करेंगे, यू विल बी अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, पीपल विल पे फॉर गेटिंग योर ओपिनियन एंड यू आर हेजिटेटिंग गिविंग दैट। है ना, गलत बात है ना। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से देखें, जो अगला एपिसोड है हमारे इस सेशन का, जो अब हम अगला हिस्सा लेकर जाने वाले हैं, वो देखिए क्या है। ये जानते हैं आप क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एग्जामिनर कमेंट समरी दी है। मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पर है। जैसे ही आप सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप एग्जाम पर आएंगे, तो आपको यहां मिलेगा, देखिए एग्जामिनर कमेंट समरी मिला आपको। ये देखिए एग्जामिनर कमेंट समरी, इस पे क्लिक कर देते हैं। एग्जामिनर कमेंट समरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिसंबर 19 में जो एग्जाम हुआ था, दिसंबर 19 में जो एग्जाम हुआ था, उसका इंटर और फाइनल दोनों का एग्जामिनर कमेंट समरी यहां पर दिया हुआ है। ये देखिए फाइल खुली। अब ये मैंने नहीं लिखा है, ये इंटर का जो लॉ का एग्जाम है उसमें ये क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इंटरमीडिएट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस होते हैं। बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। कॉमन प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस, कॉमन प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस का मतलब है वो सीधे सीधे पूछेंगे आपसे, व्हाट आर द क्रेडिट टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द क्रेडिट्स टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, हाउ टू विड्रॉ योर प्रोविडेंट फंड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इंटर में, राइट। अब जरा आप देखिए, ये है फाइनल। फाइनल के लॉ में आप देखिए, ध्यान से देखिए आप, स्टूडेंट मस्ट सॉल्व एटलीस्ट 2 ऑफ द पास्ट क्वेश्चन पेपर्स अंडर एग्जामिनेशन कंडीशंस इन देयर होम फॉर एड्रेसिंग देयर वीकनेस। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को बोलो, बच्चा कहता है टाइम कहां है इतना, जब फेल हो गए तो दोबारा 6 महीने मिलेंगे ना, राइट। बात दोस्तों बुरा मानने वाली बात नहीं है, बात है सच को सुनने की। अब देखो, excellent textbooks on corporate law including institute study material should be considered by students rather than study material supplied by local coaching classes and web search. You know what, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि स्टॉक एक्सचेंजेस की लिस्ट बताइए हिंदुस्तान में, तो पता आपको 20+ स्टॉक एक्सचेंज दिखेंगे आपको। विकिपीडिया, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। आई एम नॉट डिफेमिंग विकिपीडिया, व्हाट आई एम सेइंग कि सिर्फ गूगल सर्च कर लेने से आपको नहीं पता चल जाएगा कितने स्टॉक एक्सचेंज है हिंदुस्तान में। स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट आपको सेबी का वेबसाइट्स बताएगी ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया .gov.in, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, वहां देखिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कुछ भी पढ़ लेने से आप पास नहीं होते। लॉ में जो एग्जैक्ट कंक्रीट सेक्शन की लैंग्वेज है ना, उसको पढ़कर लिखना अपने शब्दों में आंसर, आप ये पढ़िए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको बताना क्या चाहता था। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है। हाउ टू राइट आंसर्स, राइट। टिप 1, सबसे पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना है, इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर ये एक डायरेक्ट सवाल है दोस्तों, राइट सिंपल sentences without stretching the content। मतलब क्या हुआ, no point
should go to the next or at least next to next line। मतलब भाई वो आपकी जो नोटबुक आपको मिलती है वो रूल्ड नोटबुक मिलती है ना, आंसर शीट, उसमें लाइंस होती हैं। कुछ भी करिए, ऐसा कोशिश करिए कि आपने एक लाइन लिखी वो अगली लाइन में कम से कम पूरा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अगले 2 लाइनों में खत्म हो जाए। आपने एक पॉइंट शुरू करा, भाई आपने ये लिखा, ऐसे आपका ये रूल्ड आपकी ये लाइन है, राइट। अब आप इसमें लिखिए डायरेक्टर कैन बी any person who fulfills criteria under section 164, 152, राइट। सपोज करिए ये लाइन है, डायरेक्टर कैन बी एनी पर्सन हु फुलफिल्स क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 164, 161 एंड 152। मान लो ये लाइन लिखनी है आपने कि इन 3 सेक्शंस को जो भी क्राइटेरिया आदमी पूरा कर देगा बस वो डायरेक्टर बन जाएगा। अब अगर आप इसको ऐसे न लिखकर ऐसे लिखते, अगर इसको ऐसे न लिखते आप, right, point 1, any person can become director, full stop। section 164, 151, 161 should be followed। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आप फर्क महसूस कर लीजिए कितना फर्क है। मैं आपको और समझाता हूं। सपोज करिए कि एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, शेयर होल्डर शुड बी गिवन शेयर सर्टिफिकेट within 2 months from the date of incorporation, right? But in case of transfer, this period is 1 month। राइट। ये पैराग्राफ आपने लिखा कि शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट 2 महीनों में मिल जाना चाहिए इनकॉर्पोरेशन की तारीख से, लेकिन अगर ये शेयर ट्रांसफर का केस होता तो 1 महीने में मिल जाना चाहिए था। इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा पैराग्राफ, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि बात इंग्लिश की नहीं है, बात है चीजों को पॉइंट में लिखने की। सबसे पहली टिप में बात कर रहा था इस बात की कि आंसर को, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप आंसर को कैसे लिखें, ऐसे जैसे इस समय देख रहे हैं। देखिए क्या करना है। पॉइंट 1, शेयर सर्टिफिकेट is given to every shareholder। Point 2, subscribers are given this certificate in 2 months। Point 3, 2 months are counted
from incorporation, full stop. But in case of transfer, it is 1 month. अब ये 4 पॉइंट आप देखिए आपके सामने, तो इन 4 पॉइंट्स में और इस एक पैराग्राफ में बड़ा फर्क है। आपका आंसर बड़ा प्रेजेंटेबल, बड़ा इसका आउटलुक बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, राइट। बड़ा आपका आंसर, पहले पैराग्राफ और ये 4 पॉइंट का फर्क आप खुद महसूस कर रहे होंगे। अगर आप इवैल्यूएटर होते, अगर आप कॉपी चेक कर रहे होते, तो आपको कैसा महसूस होता, राइट। कोशिश करिए इस बात को समझने की, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। टिप 2, केस स्टडी या केस प्रॉब्लम जब भी आती है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आंसर अच्छे से आता है और आपके पास टाइम है या नहीं। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है कि सब लोग यही ज्यादा इंटरेस्ट से सुनने आए थे कि केस स्टडी और केस प्रॉब्लम का आंसर कैसे लिखें। जरूरी बातें एंड में रखी जाती हैं, बिल्कुल आखिरी हिस्सा चल रहा है इस टेलीकास्ट का, इस ब्रॉडकास्ट का। मैं बार बार आपको कहता हूं कि राघव एकेडमी पेज पर आप रहिए, हमेशा जुड़े रहिए। तो आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे सेशंस बहुत होते रहेंगे। केस स्टडी और केस प्रॉब्लम में आपके पास अगर एग्जाम में सफिशिएंट टाइम प्लस यू नो द आंसर है, तो एक केस बना। और दूसरा केस है आइदर टाइम इज नॉट सफिशिएंट, या तो समय पर्याप्त नहीं है, और मतलब दोनों में से कुछ भी हो, और we just have vague idea about answer। देखो अगर बिल्कुल ही जरा सा भी कुछ भी मतलब याद नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करे जा सकता। लेकिन ये 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने। जब आप प्रैक्टिकल केस स्टडी का आंसर लिख रहे होंगे एग्जाम में, तो 2 चीजें सबसे पहले अपने आप से पूछिए। टाइम है, आंसर लिख पाएंगे आप, आता है आपको आंसर तो लेफ्ट वाले साइड में। और या तो आपको आता नहीं आंसर अच्छे तरीके से, बस हल्का सा पता है कि डायरेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, या यू हैव सम आइडिया अबाउट द आंसर, और you do know the answer exactly correctly but you don't have enough time to frame your answer well। 2 में से एक कोई आप चूज कर लीजिए, 2 में से कोई एक साइड आप पसंद कर लीजिए। एक एक करके हम दोनों के बारे में बात करते हैं। इसको हम मान लेते हैं स्टार 1 स्टार 2। सबसे पहले हम स्टार 1 के बारे में बात करते हैं, फिर हम स्टार 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अगर हम स्टार 1 के बारे में बात करें, मतलब जहां पर हमें सब कुछ याद है और हमारे पास पूरा समय है आंसर को लिखने का। जो लोग पहले से मुझसे पढ़ते आए हैं उनको तो आइडिया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपका आंसर 3 भागों में डिवाइड होना चाहिए। हो सकता है आपने कहीं और कुछ और भी सुना हो, तो आपको जो ठीक लगे, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ आए, आप वो करिए। सबकी अपनी स्वतंत्रता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है।
ये कोई दवाई का है ना केमिकल एक्सप्रेशन नहीं है कि भाई ऐसे ही बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कैसे भी आप आंसर को अपना मोल्ड कर सकते हैं। इट्स डायनामिक, इट्स लाइफ, राइट। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड लाइन है आपके आंसर की, हमेशा पहली लाइन यही होनी चाहिए जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। तो सर अगर मान लो एग्जाम में आपके हमारे पेपर में 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए केस प्रॉब्लम वाले, तो 10 के 10 में पहली लाइन यही होगी? जी हां। सर अजीब नहीं लगेगा 10 की 10 लाइनों को एक जैसा देखेंगे? हाँ नहीं लगेगा, क्या करें भाई, जब क्वेश्चन का पैटर्न सेम है तो जवाब का पैटर्न भी तो सेम होएगा ना। तो पहला हिस्सा होगा रेफरेंस, दूसरा हिस्सा आपके आंसर का होना चाहिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन, राइट, और तीसरा हिस्सा होना चाहिए कंक्लूजन। यह आपको ख्याल रखना चाहिए कि रेफरेंस और कंक्लूजन में आपका समय एग्जाम में कम लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखने में ही लगेगा। रेफरेंस की लाइन और कंक्लूजन की लाइन अगर आपने सही लिख दी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आधी नहीं पूरी जंग जीत ली, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन में तो यू विल राइट मोर पॉइंट्स अबाउट योर सपोर्ट। भाई आपने अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आपने रेफरेंस में मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, बस वो आपने लाइन अच्छे से लिख देनी है कि रेफरेंस में एक स्टैंडर्ड लाइन है वो ही आपने लिखनी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप ऐसा करिए, अगर आपने ऐसा करा कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन में एक्सप्लेन करते समय अप एंड डाउन थोड़ा सा कर भी दिया बट योर कंक्लूजन इज करेक्ट, भाई एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई मोहन डायरेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, वही हमारा पिटा पिटा है सवाल। आपने कंक्लूजन में लिखा मोहन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर, जबकि आंसर ये था मोहन कैन बिकम डायरेक्टर, तो वहीं कट गया ना सब कुछ। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। आंसर के 3 भाग करने पर एग्जामिनर की नजर सबसे पहले जानते हैं अब कहां जाएगी? सबसे पहले कंक्लूजन पर। सबसे पहली नजर उसकी कंक्लूजन पे जाएगी। वो कंक्लूजन को देखकर आपसे ये पूछेगा, आपका आंसर पढ़कर ये समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा था। मोहन सपोज करिए कि डायरेक्टर बन सकता था, लेकिन आपने क्या लिखा? मोहन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर। अब तुम लाख सेक्शंस और बातें ठीक लिखते रहो, कंक्लूजन गलत, सब कुछ गया, सब कुछ गया, सब कुछ गया। तो अगर कंक्लूजन सही हुआ तो आपके पॉइंट्स बढ़ने शुरू हो गए, आपके खाते पे नंबर आने शुरू हो गए। अब अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन में 10% कमी भी रही होगी तो भी थोड़ा सा तो रहम वो हम पर जरूर करेगा। आइए देखते हैं कि रेफरेंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजन और कंक्लूजन में कैसे हम आंसर्स को पिरोते हैं। आइए देखें। रेफरेंस में मैंने आपको जैसे बताया एक फिक्स्ड लाइन है, दिस दाबी कर सकते हैं आप, द प्रेजेंट प्रॉब्लम has been taken from, the present problem has been taken from, यहां पर डैश करा हमने, from dash concept of dash act, full stop। मतलब अब अगर एग्जामिनर ने ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जो किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के किसी टॉपिक से नहीं है, उस एक्ट का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा कर सकते हैं, द प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम, द प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ बोनस कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ईयर अगर याद हो तो लिखिए, ना याद हो तो मत लिखिए। ये लाइन रट लीजिए बिल्कुल अभी। द प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ बोनस कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। मैंने पिछले सेशन में भी आपसे वादा करा था, मैं भूल गया। मैं फाइनल जिनका क्वालिफाइड है, पीपल हु आर
qualified chartered accountants, I will bring those people to you on the live session. They will answer all your queries regarding law writing. वो बताएंगे आपको कि उन्होंने यही लिखा और उनकी रैंक आई. वो आपको बताएंगे कि यही पिटा पिटाया मेरा फार्मूला हमेशा काम आया. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे ये लिख के क्या होगा, चैप्टर का नाम तो पता ही है एग्जामिनर को कि हमें पता है क्या हो गया, तो उसे तो सब कुछ पता है. बिल्कुल पी जाओ 100 बार आज रात यही लाइन लिखना अपनी नोटबुक पर, रट लो बिल्कुल. द प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश 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 ऑफ डैश 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 एक्ट. खत्म बात. चैप्टर का नाम और कॉन्सेप्ट का नाम बदलता रहेगा, लेकिन वो जो लाल कलर से लाइन लिखी है वो सेम रहेगी. अब जरा इधर आते हैं दोस्तों. कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन में लिखना है वो फाइनल आंसर. ये एक प्रकार का वन लाइनर होना चाहिए. मैं भी आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा. आई विल टेल यू क्वेश्चन में क्या होता है. क्वेश्चन में पूछता है ना वो आपसे कि बताइए रमेश लायबल होगा कि नहीं, रमेश को अपना घर मिलेगा या नहीं, रमेश डायरेक्टर बनेगा या नहीं. यही तो सवाल पूछता है वो. बस आपने कोशिश करना है कि वन लाइनर में अपना आंसर कंक्लूजन में लिखना है. वो वन लाइनर जो बिल्कुल वन शॉट आंसर का काम करे, सीधे तीर की तरह चिपना चाहिए. एग्जामिनर को नहीं चुपना है. ठीक सवाल में जाके ऐसा ये गोली मारे कि बस नंबर निकाल के ले आए बाहर. ऐसा आपको ऑपरेशन करना है. स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्या लिखना है जानते हैं आप? लोग समझते हैं लॉ लिखना है यहां पर, लोग समझते हैं सेक्शन लिखना है यहां पर, लोग समझते हैं प्रोविजन लिखना है यहां पर. मैं बता रहा हूं आपको क्या लिखना है. बिल्कुल टेस्टेड और ट्रायल तरीका है ये. पॉइंट्स टू सपोर्ट योर कंक्लूजन. अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन लिख दीजिए सपोर्ट में, प्रोविजन याद है तो प्रोविजन लिख दीजिए अपने सपोर्ट में. जो आपको लग रहा है भाई, आप कह रहे हो कि महेश डायरेक्टर बनेगा क्योंकि, अब वो जो क्योंकि के बाद वाली कहानी है ना, वो आपको यहां पर लिखनी है. ये एक प्रकार से रीजन है. रीजन बिहाइंड कंक्लूजन. भाई आप कंक्लूजन दे रहे हो कि महेश को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, वही आपने समझाना है. क्यों नहीं मिलेगा, हो गया काम. बस मेरी बात समझने की कोशिश करिए. ये एक पैटर्न है तब जबकि आपको टाइम भी है और आंसर आता भी है. ठीक है, लेट मी शो यू सम क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिसंबर 19 का क्वेश्चन पेपर निकाल के दिखाता हूं. ये देखिए क्वेश्चन पेपर पर हमने क्लिक करा और दिसंबर 19 के पेपर पर हम आते हैं. ये देखिए दिसंबर 19 का हम फाइनल का लॉ का पेपर निकालते हैं. क्योंकि अगर केस स्टडी आएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फाइनल का क्वेश्चन है कि इंटर का क्वेश्चन है. कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं. कोई भी सवाल उठा लीजिए. हाँ, ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. 4A. आई एम टेकिंग वेरी इजी क्वेश्चन with respect to the understanding because all other questions needed a topic का discussion. इस प्रश्न में कोई टॉपिक का डिस्कशन का जरूरत नहीं है. मतलब इस सेशन में I cannot discuss the main topic, right? तो we are taking up a question which is very easy to answer conceptually. Writing तो format same है ना सबका. देखो आप, the articles of association of a listed company provides for fixed payment of sitting fee for each meeting of director subject to maximum of 30,000. देखा आपने, वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी के आर्टिकल्स में 30,000 रुपए से ज्यादा की सिटिंग फीस नहीं दी जा सकती. सिटिंग फीस इज समथिंग विच इज गिवन टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग,
for their boarding and lodging, right? Reimbursement kind of thing. In view of the increased responsibilities of independent directors of listed company, the company proposed to increase the sitting fee to 45,000. कंपनी चाहती है कि वो 30,000 से बढ़ा के उसको 45,000 तक कर दे, बट यू नो articles have already stated that it cannot go beyond 30,000. So you need to change your articles. So answer is, question is, advise the company. क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कर्सर के साथ साथ देखिएगा, एडवाइज द कंपनी, एडवाइज द कंपनी अबाउट द रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 टू गिव इफेक्ट टू द प्रपोजल. आपको सलाह देनी है कि क्या करना है, राइट? अब अगर हम इस आंसर को हम यहां पर पुट करें, राइट, कोई सेक्शन नंबर नहीं लिखूंगा मैं, राइट? हम ये मान लेते हैं कि हमें सेक्शन नंबर पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन का सेक्शन है, हम जानते ही नहीं कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन 196 में, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है? हम तो बस बहुत समझने की कोशिश करिए, 197, 198, 196 के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं. मैनेजरियल पीपल वी आर नॉट अवेयर ऑफ. हमें तो बस ये पता है 30,000 से 45,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट विल राइट हियर. अब जरा देखो आप, सबसे पहले रेफरेंस. हो सकता है आपको लगे कि इतना छोटा आंसर लिखकर कैसे होगा दोस्तों, लेकिन प्लीज मानिए मेरी बात, दिस इज करेक्ट, राइट? देखिए रेफरेंस, present problem has been taken from the concept of managerial remuneration under Companies Act 2013, right? We are not writing 197 here. कोई जरूरत नहीं लिखने की. अब आपको याद होगा हमने हाईलाइट की बात करी थी, तो जब हमें पता है कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन कॉन्सेप्ट का नाम है और कंपनी एक्ट चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, लॉ का नाम है, उन दोनों को हाईलाइट कर दो हाथों हाथ वहां पे. अब रेफरेंस के बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसने आपसे सलाह मांगी थी, तो सलाह तो हम दे देंगे, लेकिन जो सलाह है उसके पीछे कोई कानूनन लॉजिक हमें देना पड़ेगा. वो पूरा लॉजिक, वो पूरा सपोर्ट, वो पूरा रीजन, वो पूरा आंसर, वो सब यहां पर आपको लिखना है. स्टैट्यूटरी प्रोविजन पर आइए. सबसे पहली बात, सिटिंग फीस can be increased to maximum rupees 1 lakh per person per meeting. जब आप जानते हो कि आपके लॉ में स्पेसिफिक बात पूछी जाती है, तो स्पेसिफिक बात को आपने हाईलाइट करना है. 1 लाख रुपए से ज्यादा की सेटिंग फीस नहीं हो सकती, ये लिखा है 197 में. हम नहीं लिखेंगे सेक्शन का नंबर, हमें याद ही नहीं आ रहा, और याद आ रहा है तो हम समझ नहीं, हमें ये नहीं याद आ रहा कि हमें सही याद है कि नहीं. मसले तो बहुत है ना, ये नहीं याद आता हमें कि सही है कि गलत है, तो ना सही ना गलत, हम लिखते ही नहीं, बात ही खत्म. अब देखो, सेटिंग फी can be increased or decreased by changing articles of association, है ना? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पास करने के, बदलने के बाद हम सिटिंग फीस बदल सकते हैं. और ये कैसे बदलता है? Articles of association can be altered by passing special resolution. अब पता है आप लोग एग्जाम में क्या करते हो, आप स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब समझाने लगते हो.
कि स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 75% वोटिंग इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। आप समझाने लगते हो सिटिंग फीस होती क्या है, आप समझाने लगते हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बदलने का पूरा स्टेप 1 2 3 क्या है, ये सब कुछ नहीं जानना चाहता वो उसने आपसे देखिए क्या पूछा, वो आपसे जानना चाहता था एडवाइज द कंपनी अबाउट द रिक्वायरमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रपोजल। ये काम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसने पूछा आपसे सिटिंग फीस क्या होती है? आप ही अननेसेसरी ज्ञान बांटने में लगे हो, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आओ कंक्लूजन पर। कंक्लूजन मैंने आपको बताया, कोशिश करिए कि बिल्कुल छोटे से छोटा आंसर लिखिए आप। कंक्लूजन में बस उसने क्या पूछा था, एडवाइस करिए। सो इट इज एडवाइज्ड टू ऑल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू इंक्रीज सिटिंग फीस। वही बात जो ऊपर लिखी है वो हमने सलाह दे दी, हो गई बात खत्म। अब एक बात देखिए, इतना सा आंसर अगर आपको देखकर लगेगा इतना सा आंसर लिख के आ जाएंगे नंबर 4, तो एग्जामिनर को क्या नहीं पता क्या पेपर कितने टाइम का है? उसे भी पता है ना 3 घंटे का पेपर होता है। वो आपको 15 मिनट पहले पेपर बंटवा देते हैं कि आप पेपर पढ़ लें, तो उन्हें पता है ना कि 3 घंटे में कितना लिखना है। वो जानबूझ के ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी देता है आपको, आप ज्यादा लिखते हो हर प्रश्न में, सोचते ज्यादा हो हर प्रश्न में, ये परेशानी बहुत है आपके साथ, इसलिए दिक्कत होती है भाई। अगर आप सपोज करो कि क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्ट करेक्ट लिख कर आओगे, क्यों नंबर कटेंगे? अब आपका पेपर जल्दी खत्म हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो रही, जल्दी कैसे खत्म हो गया भाई, कुछ ना कुछ तो छूटना चाहिए, है ना, ये चाहते हो आप? बिल्कुल नहीं। अब आप देखो, अब जैसे ये बी पार्ट देखो क्वेश्चन का, ये डायरेक्ट है। XYZ Limited was incorporated by furnishing false information as per the Companies Act, state the power of tribunal। हेडिंग डालिए पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 लिख खत्म कर दीजिए बात। अब अगला क्वेश्चन देख लिए, ब्रीफली स्टेट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। हेडिंग डालिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब आपको लगता है कि अगर ये 4 नंबर में आए तो 4 लाइनें तो कम से कम लिखनी है। अच्छा, अगर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में हो ही 3 लाइन तो वो तो इसमें है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर हो ही 3 तो क्या कर लोगे आप? आपको बताऊं, एक टॉपिक है पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक टॉपिक है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है, दोनों जगह है। एक टॉपिक है पावर ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 179 कंपनी लॉ में। उसमें एक क्वेश्चन है, पावर्स विच कैन बी डेलीगेटेड टू अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ब्रांच ऑफिसर। ऐसा कोई क्वेश्चन है कि 3 ऐसी पावर हैं जो डेलीगेट करी जा सकती हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को या टीम को। वो पावर है पावर नंबर 4, पावर नंबर 5, पावर नंबर 6 आउट ऑफ द टोटल 13 पावर्स वी हैव इन सेक्शन 179। उदाहरण बता रहा हूं आपको, पढ़ा नहीं था कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। सेक्शन 179 में 13 शक्तियां हैं और उन 13 शक्तियों में से 3 शक्तियां ऐसी हैं जो हम डेलीगेट कर सकते हैं और बाकी 10 शक्तियां ऐसी हैं जो हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक, ये सवाल अब मुझे याद नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा। ये सवाल फाइनल में आ गया और ये सवाल फाइनल में 5 नंबर में आया। बिल्कुल सत्य घटना है महाराज, ये बिल्कुल सत्य घटना। ये सवाल 5 नंबर में आया, व्हाट आर द पावर्स व्हिच कैन बी डेलीगेटेड टू अ कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, 5 नंबर में। अब बच्चे को याद ही ना करके दे, उसे 2 याद थी। बच्चा आया मेरे पास कॉपी लेके, जो नंबर जिसने निकलवाई उसने कॉपी निकलवाई कि मेरे नंबर कम क्यों आए। ही रोट सम आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड ही वाज सेइंग मी, मेरे को सर 2 पॉइंट याद है, अब मेरे को ना बाकी 3 याद नहीं आ रहे थे। मैं कहा अच्छा क्या करा तूने? तो कह रहा मैंने 3 बना के लिख दिया अपने मन से, पॉइंट तो पूरे करने थे ना, 5 तो लिखने थे ना। मैं कहा भाई कितने 5 लिखे तूने? कह रहा सर देखो 5 नहीं दिख रहे आप। मैं कहा भाई मैं तो सदमा लगाए, धक्का लगा मुझे तो 5 पॉइंट देख के। अरे जब पावर ही लॉ में 3 है, 3 ही पावर है, तो तुम अपनी तरफ से चिपका क्यों रहे हो 2 और पावर? इफ देयर आर जस्ट 3 पावर्स इन द लॉ, इन द सेक्शन, इन द लीगल लिटरेचर, भारत की संसद कह रही है बस 3 ही शक्तियां हैं जो हैंडओवर हो सकती हैं, तुम लिख रहे हो 5 नंबर में 5 पावर। अब क्या होगा बताओ? दूसरा उदाहरण बताऊं आपको मैं, बिल्कुल सच है ये। सवाल आया एग्जाम में, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एग्जाम में बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात आप लोग, आपको फायदा होगा।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एज पर कंपनी एक्ट 2013। ठीक, बिल्कुल क्लियर। ऑपरेशन का मतलब बताना था, मिसमैनेजमेंट का मतलब बताना था। बच्चा बड़ा खुश, वो कह रहा साहब क्या सवाल है, ये तो अभी लिख दूंगा मैं। उनने लिख दिया एज पर कंपनी लॉ ऑपरेशन मींस दिस दिस दिस। फिर अगली लाइन लिखी उसने एज पर कंपनी लॉ मिसमैनेजमेंट मींस दिस दिस दिस। तमाम 2-4 एग्जाम्पल दिए, बढ़िया सा आंसर ड्राफ्ट करा, छोटा सा आंसर लिखा, स्वीट सा, क्रिस्पी क्रंची सा। और वो नंबर 5 नंबर का सवाल आए 1 नंबर। उसने कॉपी निकलवाई मुझसे वो कहता है कि भाई ये जो वो है सवाल, सर आप बताओ इसमें मैं क्या लिखता कि मेरे नंबर पूरे आते। 1 नंबर आया, बताओ 5 नंबर में से। अब सर आपको एक बात बताऊं, जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं आप सब चैंपियन हैं, आप सब जानते हैं कंपनी लॉ पी रखी है आपने पूरी, कंपनी लॉ पी रखी है, कुछ और नहीं, कंपनी लॉ पी रखी है आपने। आपको बताऊं ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का मतलब कंपनी लॉ में डिफाइंड ही नहीं है। जानते हैं आपको आंसर की पहली लाइन होनी क्या चाहिए थी? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हैव नॉट बीन डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013। बच्चा जानते हैं वहां बैठकर एग्जाम हॉल में क्या सोच रहा होगा? 93 डेफिनेशन पढ़ाई थी हमारे तो मास्टर ने, 93 डेफिनेशन है एक्चुअली कंपनी लॉ में 93। बच्चा वहां एग्जाम हॉल में ही सोचता है कि 93 डेफिनेशन पढ़ाई थी, माइक चल रहा है ना, 93 डेफिनेशन पढ़ाई थी हमारे तो मास्टर ने। अब 93 डेफिनेशन में कहीं भी ऑपरेशन की डेफिनेशन और मिसमैनेजमेंट की डेफिनेशन तो थी नहीं। अब जब इनकी डेफिनेशन थी नहीं तो हम कैसे लिखते बताओ? हम तो सर गलत फंस गए, आपने डेफिनेशन करा ही नहीं। अब उसे कौन समझाए महान व्यक्ति को कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की डेफिनेशन बदमाश कंपनी लॉ में है ही नहीं। पहली लाइन लिखनी ये थी कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का मतलब कंपनी लॉ में गायब है, लेकिन उसे तो सिर्फ और सिर्फ शक और शुबा ही जीवन में रखना है। भरोसा ही सवाल का जवाब होता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको मेरी बात माननी चाहिए कि जो भी हमने वीडियोस में सुना, जितना भी सुना, कम सुना चाहे ज्यादा सुना, बस वही जीवन है, वही सच है, वही सच है, वही सच है। आपको प्लीज बिना शक शुबा दिक्कत शिकायत के वो मान लेना चाहिए। सर मैंने राघव एकेडमी खोलते वक्त ये सोचा था कि अक्सर जिन परेशानियों में हम बैठे रहते हैं उनसे हम बाहर आएंगे, और मेरे इस एकेडमी के वेंचर के बाद भी आप परेशान रहे तो फिर फायदा क्या मेरा और मेरी इस एकेडमी का? राइट, कोशिश करिए बात समझने की, तो टू द पॉइंट लिखना है। राइट, आइए वापस लेकर चलता हूं मैं आपको। मैं बता रहा था कि अगर आपको आंसर आता है और आपके पास टाइम है तो क्या करना है। अब देखिए, अगर आपके पास याद है स्टार्ट टू, either time is not sufficient or we just have a vague idea about answer। सपोज करो याद नहीं आ रहा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा याद है या टाइम कम है, जैसा कि इस समय आपके पास ज्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया, बस आई एम जस्ट फिनिशिंग ऑफ द सेशन, फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। अब देखिए, अगर स्टार्ट टू की बात करें, जब या तो समय कम है या हमारी समझ हल्की सी खो गई है, हमें याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट आंसर क्या था। स्टार्ट टू मतलब जब आपको याद ना आए तो सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहली टिप कि आप ज्यादा समय सोचने में मत लगाइए। जो याद आ रहा है, जितना याद आ रहा है, जैसा याद आ रहा है, खाली मत छोड़ कर आइए। 100 नंबर का पेपर लिखकर नहीं आओगे और फिर नंबर 100 में से मिलेंगे तो कम तो दिखेंगे ही। बच्चा करा मैंने सर 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करा बस, और देखो मेरे 30 आ गए, मैं बहुत खुश हूं। अब तू तो खुश है, बात तो सही है भाई, 30 आउट ऑफ 40 इज ए ग्रेट फिगर। दुनिया तो नहीं जानती नहीं, ये दुनिया को नहीं पता तेरे साथ उस दिन कितनी तबीयत खराब थी, तेरे साथ उस दिन क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तू सेंटर क्यों लेट पहुंचा था, तेरा एडमिट कार्ड घर भूल गया था, 1000 समस्याएं हैं आपके पास, लेकिन दुनिया नहीं जानती ना। दुनिया जानती है पास और फेल, बस। कोशिश करिए बात समझने की, है ना। अब अगर आंसर नहीं आता, टाइम कम है, अब तुम सोचने में यार समय खराब कर दोगे, सीधे सीधे आंसर लिखना शुरू करो। ठीक है, आंसर, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे बुलेट बनाओ। कंपनी कैन इंक्रीज सिटिंग फीस, याद ही नहीं आ रहा क्या रूल है, क्या लॉ है। कंपनी कैन इंक्रीज सिटिंग फी,
कंपनी शुड पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दिस। आंसर खत्म। अब आपको लग रहा है इससे क्या मिलेगा, एक नंबर, दो नंबर, 58 आ रहे थे मैंने, दो और दे देगा वो इस पे। सर मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं सर क्या सबूत है इसका? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि नहीं मिलेंगे? पेपर देके आ चुके हो क्या 10-12 बार? कैसी बातें करते हो तुम? अविश्वास हरा देता है आदमी को। मेरी बात समझो, खाली छोड़ के जा रहे थे ना तुम, छूट रहा था ना तुमसे आंसर। आपने वो गोल्डन रूल नहीं सुना? गोल्डन रूल, मैं लिख के बताता हूं गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल सीए इंस्टीट्यूट की एग्जाम गाइडलाइंस में मैंने सुना था, बहुत लाजवाब। जब हम पढ़ते थे हमारा टीचर में रटवा देता था वो लाइन। 6, ये एवीजी नहीं है, एवरेज है। 6 एवरेज आंसर्स will fetch more marks than 5 best answers। अब ध्यान से देखिए, 6 एवरेज आंसर आपको ज्यादा नंबर दिलवाएंगे एज कंपेयर टू 5 बेस्ट आंसर। 5 आंसर लिखे आपने, बच्चा कहता, अब बच्चे की भी तो टोन अलग अलग है ना, कुछ भी सोच लेता, सोचने की टोन बोल रहा हूं। वो कहता है देखो जी हम जो करते हैं ना वो तो बेस्ट करते हैं, बेस्ट। हम या तो करते हैं या तो नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते थोड़ा 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 सही सही लिख दो। जितना भी लिख कर हम तो बेस्ट लिख कर, हमने 6 नहीं करे, हमने तो 5 ही करे। भाई नहीं करने 5, 6 करने हैं ना, तो 6 करके आ। थोड़े 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 लिख कर आओ, ज्यादा नंबर मिलेंगे। ना कि अच्छा 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 लिख कर आओ तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब भाई सबको समझ नहीं आती, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, सबको समझ नहीं आती, एक्चुअल में सबको समझ नहीं आती। मैं बिल्कुल कंक्लूजन पर जा रहा हूं, मेरी बात सुनो। सबको समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं? आंसर आता नहीं, टाइम है नहीं, तो फिर और क्या खींचोगे? जबरदस्ती देखो, कोई आंसर को मत खींचो, प्यारी सी बिल्कुल चुटकुले जैसी 2 लाइनें लिखी और छोड़ दिया, अगला क्वेश्चन पकड़ लिया, और टाइम बच जाए नया आंसर दोबारा लिख देना, फिर पुराना वाला काट देना। लेकिन मैंने फिर आपको कह रहा हूं, बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूं मैं, कि लोगों को समझ नहीं आती तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं पास परसेंटेज, आखिरी कागज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। सीएमए एग्जाम सर्च कर रहे हैं हम गूगल पे, प्रेस रिलीज, दिसंबर 19, एग्जाम। इतने से भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखने दो। देखो भाई, ये है दोस्तों वो प्रेस रिलीज जिसमें लिखा है कि कितने बच्चों ने ग्रुप 1 का इंटर पास करा, ग्रुप 2 का इंटर पास करा, बोथ ग्रुप पास करे और फाइनल पास करा। बस एक बार दिखा दूं मैं कोई डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा आपको, मैं तो आईना दिखा रहा हूं, आईना। हमें सारे आम नहीं तोड़ने हैं पेड़ के, उतने जितने से हमारा आंगन हरा भरा हो जाए बस। देखो, ग्रुप 1 केवल 18,351 बच्चों ने दिया दिसंबर में, यही आखिरी एग्जाम था, इसके बाद तो हुआ नहीं। पास हुए 3,762, 20% बच्चे, 20.5, 21 मान लेता हूं मैं, 21% बच्चे पास हुए, 79% बच्चे हुए फेल। इसका मतलब जो मेजॉरिटी सोचे बैठी थी कि मैं लंबे लंबे आंसर लिखूंगी, वो क्या कर रही थी? गलती कर रही थी। वो सब मानते नहीं ना, यही प्रॉब्लम। सब मान जाओ नंबर आने लगेंगे, जानबूझ के थोड़ी तुम्हें काट काट के फेल कर रहे हैं वो लोग। अरे गलती अपनी समझ नहीं आती हमें कि क्या है, दोष हम दूसरे को देते हैं। पास हुए तो बहुत मेहनत करी थी, फेल हुए तो हमें पढ़ाया गलत था, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। देखो आप फाइनल में देखें, आप ग्रुप 3 5,476 बच्चों ने दिया, 5,476 लोग के हमने हम तो लाखों में से पास हुए, लाखों में से कहां पास हुए? 5,476 बच्चों ने पेपर दिया। आपके सामने लाइव क्लिक करके निकालिए मैंने ये प्रेस रिलीज,
और 609 बच्चे पास हुए, सिर्फ 11.12 11.12 इतने परसेंट बच्चे पास हुए फाइनल ग्रुप 3 में। उसी में तो लॉ है, उसी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं निकला कि मेजोरिटी की सोच गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजोरिटी गलत है, बस मैं कह रहा हूं थोड़ा मैं माइनॉरिटी में हूं लेकिन मैं सही हूं। कोशिश करके देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नंबर ऐसे आएंगे, बरसेंगे, आप देखेंगे ये क्या हुआ, ये कैसे आ गए। बेतहाशा खुशी होगी आपको जब आप पेपर देकर आ रहे होंगे। बस डरना मत, पेपर देकर आओगे, 10 मिनट पहले पेपर हो चुका होगा, पड़ोसी पूछेगा तेरे तो 10 मिनट पहले ही चुप रुक गया था, आता नहीं था क्या पेपर, कहना हाँ आता नहीं था। उसको मत बताना 10 मिनट पहले खत्म हो गया, यही बताना आता नहीं था, क्या करता, छोड़ दिया। नंबर आएंगे तुम्हारे 80, फिर बताना लोगों को क्या हुआ था, मेरा भी नाम ले लेना। मैं आपको ये बता रहा हूं, बस कोशिश करिए समझने की। खैर, अब मैं आपको बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, हमारी एकेडमी का जो FB पेज है वो है राघव एकेडमी इंडिया, राघव एकेडमी इंडिया, राइट। इस FB पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, ठीक। और YouTube पर भी हमारे पेज को आप देखें, उसमें जितने भी YouTube चैनल में वीडियोस हैं उनको देखें आप, वहां पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर आप जाएं। वो ठीक है कि उससे मेरा फायदा होता होगा, लेकिन अगर आपके एक क्लिक से मेरा फायदा हो सकता है तो मुझे नहीं लगता कि आपका उसमें कुछ नुकसान है। और कहीं ना कहीं उसमें ऐसी जानकारी आपको जरूर मिलेगी जिससे आपका बहुत फायदा होगा। कोशिश करिएगा ये बात समझने की, ठीक है। तो अब आप अपना जो भी आपका डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप पूछ लीजिए। वील हैव अ सेपरेट सेशन दोस्तों, सेपरेट सेशन फॉर अमेंडमेंट्स फॉर December 20 एग्जाम, वील अनाउंस इट सून। और कल पोस्टर रिलीज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट के अमेंडमेंट्स कौन सा फैकल्टी कब ले रहा है। लॉ एंड IDT ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग, तो यू विल बी गेटिंग द अमेंडमेंट वीडियोस, अमेंडमेंट सेशन सेपरेटली। और जितने भी डाउट सेशन है फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक वाइज, दैट विल कंडक्ट फॉर श्योर। अभी आप मेरे आज के इस सेशन से संबंधित जितने भी आप लोगों को डाउट्स हैं प्लीज आप मुझे बताएं, प्लीज बताएं। शौर्य सेइंग ऑडिट का सेशन रखें, बिल्कुल रखेंगे शौर्य। प्रवेश थैंक यू। पीयूष श्रीवास्तव इज आस्किंग हाउ टू डील विद दैट 25 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पता है दोस्तों, मेरी अगर बात मानो तो प्रिपरेशन का एस्पेक्ट अलग से नहीं है उसका कोई। 25 नंबर के या 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आते हैं, वो ये तो नहीं पूछते आपसे कि पीटी उषा ने कौन से ईयर में अपनी दौड़ शुरू करी थी। वो ये नहीं पूछते कि मंगलयान और चंद्रयान कब दूसरे ग्रहों पर गए। वो पूछते तो यही ना आपसे कि भाई कौन से फॉर्म को भरकर शेयर कैपिटल का ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है, या स्पेशल रेजोल्यूशन में कितने % वोटिंग चाहिए होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर इज नो नीड टू हैव अ सेपरेट प्रिपरेशन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कोशिश करो पीयूष ये बात समझने की कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो 2 बारी कम से कम पूरी आप कर लो, इतना अच्छे तरीके से उसे 2 बारी पढ़ लो कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको पता हो हाँ ये वही तो है, बड़ी इजीली आपसे हो जाएगा। अब आप बताइए। थैंक यू सुशील। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। I still remember the old days we were together in the face-to-face session, right? Thank you Devesh, thank you Abhishek, thank you Ajay, thank you Amit, so Anshu, Nikhil, Pranam, good evening। SK सिंह पूछ रहे हैं ऑनलाइन या पेन ड्राइव। आई एम सॉरी SK सिंह, क्या जानना चाहते हैं आप, मतलब कि अमेंडमेंट्स ऑनलाइन मिलेंगे या पेन ड्राइव। देखिए जितने भी लोग, शायद मैं ये समझा नहीं तो आप इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितने भी लोगों ने हमारी वीडियोस पहले से खरीद रखी हैं उन लोगों को तो ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग इट इन देयर ओन सोर्स। अगर आपने गूगल ड्राइव ली है तो गूगल ड्राइव में वो अमेंडमेंट ऐड हो जाएगा, पेन ड्राइव में अमेंडमेंट सेपरेटली भिजवा दिया जाएगा, राइट।
अनामिका जी कह रही हैं इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू रिलीज की है अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन. यस ऑफ कोर्स यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट. मतलब जो क्वेश्चन कम से कम उन्होंने खुद बना के आपको भेजे वो तो तैयार कर ही लेने चाहिए. एग्जैक्ट उठकर आ गया तो ज्यादा टेंशन ही नहीं आपको सोचने की. यू विल बी नोइंग द आंसर्स ऑलरेडी. राइट गुड गुड. तो कोशिश करिएगा अमेंडमेंट की वीडियो सर विल बी हैविंग अ लाइव सेशन ऑल्सो फॉर दैट. और अमेंडमेंट की वीडियो में कोशिश करूंगा मैं कि बड़े टू द पॉइंट डायरेक्ट मैनर में आई विल कवर द अमेंडमेंट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पीच. तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लिए सही होगा. लॉ में ऐप से क्लास कैसे लें? एसके सिंह वील कॉल यू राइट. यू कैन ड्रॉप योर नंबर. आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे राघव एकेडमी पेज पर आप जाके अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं. यू विल बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी व्हाट्सएप. ठीक है, ऐसे विल बी फॉलोइंग यू आप. और लोग बताएं. नहीं शौर्य ऑडिट वीक कुछ नहीं होती. कुछ वीक नहीं है. ऑडिट वीक की बात नहीं है. ऑडिट इज वेरी इजी. पता है ऑडिट में तो ज्यादा आसान है. सीधे सीधे आंसर लिखने होते हैं. कोई टेंशन ही नहीं होती. कंपनी लॉ में तो फिर भी मुश्किल है. वो पूछता है केस स्टोरी टाइप. राइट. ऑडिट इज वेरी इजी. आई ब्रिंग अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स टाइप. पूरा ऑडिट आपको रिवाइज करा दूंगा मैं. बट विल बी डूइंग इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. राइट. देयर आर पीपल हु डोंट हैव फेसबुक. मेरे को बताया गया. तो विल बी ट्राइंग टू ब्रॉडकास्ट इज ऑन बोथ द social media channels, Facebook and YouTube simultaneously. हाँ इसके सिंह ठीक है जी. प्लीज बताएं. एनीथिंग मोर? कोई और सवाल, कोई और जवाब? ओके. अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है तो बाई चांस टू ड्राफ्ट कैसे करते हैं? आंसर कंफ्यूजन होता है. नहीं अगर देखिए मुस्कान जी, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो आपको कुछ नहीं करना. आपको जो रेफरेंस वाला लाइन है ना उसमें आप बस क्या करिए, द प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एक्ट. अब आप ए बी करके कॉन्सेप्ट का नाम लिख दीजिए, खत्म. नीचे वही करना है जो आप करते हो. रेफरेंस के अंदर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर हो ए बी सी डी करके कॉन्सेप्ट का नाम. पीयूष कह रहे हैं हाउ टू स्टडी एथिक्स बिकॉज इट्स इजी टू रीड but at the time of exam we didn't remember the proper answer. पीयूष लिख कर don't read ethics. पता है अगर आप मेरे को बोलो कि मैं पूरा ethics पढ़ के याद करके चला जाऊं और एक बार मैंने पढ़ा हो, एक बार मैंने याद करा और मैं चला जाऊं तो मैं भी भूल जाऊंगा. ethics में ना we don't have exact theory. it's like philosophy, good moral principles, right? तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ethics के जितना भी मेरा क्वेश्चन बैंक है उसके आंसर्स को दो बारी लिख लो कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है. तो ज्यादा फायदा होगा आपको. माई ऐप से बीवीए में क्लास ले चुके हैं. नहीं एसके सिंह, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो भी आपको चाहिए, जो भी चीज आपको चैप्टर, सब्जेक्ट, वीडियो, वील बी प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग ऑन राघव एकेडमी. राइट. Every resource from me will come on Raghav Academy's platform only. तो अगर आपको कुछ भी चाहिए आप मेरे से बात कर लीजिएगा. आप हमारे राघव एकेडमी के पेज पे जाएंगे तो आपको वहां डायरेक्ट व्हाट्सएप का बटन मिलेगा. उस पर क्लिक करिए, मेरे को व्हाट्सएप हो जाएगा. आप कॉल कर लीजिए एकेडमी में. इट विल वेरी इजी फॉर कनेक्टिंग. राइट. आपको कोई कष्ट नहीं देंगे हम. ठीक है. राइट. नो प्रॉब्लम. हाँ जी दोस्तों, और सवाल पूछें. एनी मोर क्वेश्चन? लेकिन आप दोस्तों याद रखिएगा, देखिए आपको वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है फेसबुक पे भी और वो यूट्यूब पे भी, सब जगह. और दूसरी बड़ी बात कि अमेंडमेंट का जैसे ही कल पब्लिसाइज होगा, पब्लिश होगा पोस्टर, आप सब जगह फैला दीजिए. बिल्कुल आग लग जानी चाहिए सब जगह कि हम ये इस डेट को करने वाले हैं. राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू गो फॉर डिसंबर सेशन विद फुल zeal, enthusiasm and readiness to appear. ठीक है दोस्तों. तो बस ओके, let's end it. Thank you so much दोस्तों. God bless you.